सेक्शन 88 कहता है कि अगर विक्टिम ने अपनी कंसेंट दी है और जो अक्यूज्ड है उसने उस कंसेंट के ऊपर उस विक्टिम के बेनिफिट के लिए कोई काम किया है और उस दरमियान उस विक्टिम की डेथ हो जाती है तो अक्यूज लायबल नहीं होगा। इसके तीन मेन एसेंशियल्स हैं। नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, जो अक्यूज्ड है उसने डेथ कॉज करने का इंटेंशन उसके पास नहीं है। सेकेंडली, वो ये काम विक्टिम के बेनिफिट के लिए करता है इन गुड फेथ। और लास्टली, विक्टिम खुद वो काम करने की कंसेंट देता है। ये सेक्शंस एप्लीकेबल होता है मेनली डॉक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है और सिर्फ ऑपरेशन ही उसका इलाज है, और ऑपरेशन में ये खतरा है कि उसकी जान भी जा सकती है, और डॉक्टर ये बात पेशेंट को कन्वे करता है। पेशेंट ऑपरेशन करने की कंसेंट देता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर की इंटेंशन नहीं है उसे मारने की, वो ऑपरेशन विक्टिम की बेनिफिट के लिए कर रहा है इन गुड फेथ, और पेशेंट की कंसेंट भी है। तो ये सारे एसेंशियल्स उस पर अप्लाई होंगे और डॉक्टर विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द डेथ ऑफ द विक्टिम। लेकिन क्या इसका मतलब कोई भी डॉक्टर जो नीम हकीम हो या जो कम पढ़ा लिखा हो, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हो, वो भी इन एसेंशियल्स का प्रयोग करके अपने आप को बचा सकता है? ऐसा नहीं है। इन द केस ऑफ जुग्गन खान वर्सेस स्टेट, एक नीम हकीम होता है, ठीक है, और वो एक आदमी का ऑपरेशन कर देता है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे कोर्ट कहता है कि चूंकि वो एक नीम हकीम है, वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति ने ये ऑपरेशन गुड फेथ में नहीं किया। क्योंकि गुड फेथ सेक्शन 52 में कहता है कि ड्यू केयर एंड अटेंशन, प्रॉपर केयर एंड अटेंशन उस क्वालिफाइड डॉक्टर ने नहीं ली थी, क्योंकि वो खुद क्वालिफाइड ही नहीं था। इसलिए चूंकि ये गुड फेथ में नहीं था, सेक्शन 88 का लाभ उस डॉक्टर को नहीं मिल पाएगा, और उस केस में जुगन खां को लायबल माना गया था। अब बात करते हैं सेक्शन 89 की। सेक्शन 89 की लैंग्वेज बड़ी बड़ी है, पर ये का सिंपल मतलब है कि अगर कोई चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 इयर्स या अनसाउंड माइंड का आदमी है तो उसके बेनिफिट के लिए कोई काम किया जाता है, किसके द्वारा? बाय द गार्जियन हिमसेल्फ, या गार्जियन की कंसेंट के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, और उसमें कोई हार्म कॉज हो जाता है, तो वो भी एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 89। इसके तीन मेन एसेंशियल्स है कि सबसे पहला एसेंशियल, वो काम बच्चे या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के बेनिफिट के लिए होना चाहिए और गुड फेथ में किया जाना चाहिए। सेकेंडली, वो बच्चा 12 साल की उम्र से कम होना चाहिए या वो अनसाउंड होना चाहिए। और लास्टली, बाय द गार्जियन हिमसेल्फ और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्जियन, किसी अन्य के द्वारा। एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे को सीरियस बीमारी है, ऑपरेशन की जरूरत है, तो उसका गार्जियन एक डॉक्टर के पास लेके जाता है, अपनी कंसेंट देता है ऑपरेशन के लिए, और उसमें उसकी डेथ हो जाती है या कोई और इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए ना तो वो गार्जियन ना वो डॉक्टर लायबल होंगे, क्योंकि ये एक्ट उन्होंने बच्चे की बेनिफिट के लिए किया था, गुड फेथ में किया था और कंसेंट ऑफ द गार्जियन के द्वारा किया गया था। ये 4 एक्सेप्शंस भी है। पहला एक्सेप्शन है इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ। देखिए, सेक्शन 87 में डेथ कॉज बाय द कंसेंट था, सेक्शन 88 में डेथ और ग्रीवियस इंजरी दोनों था, लेकिन सेक्शन 89 में सारे तरह के हार्म इंक्लूडिंग डेथ सबको दिया गया है। तो एक्सेप्शन 1 कहता है कि इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ नहीं होना चाहिए। सेकंड और थर्ड बात करता है कॉजिंग ऑफ डेथ और कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट भी नहीं होना चाहिए, बट ये दोनों हो सकते हैं अगर वो जो हार्म है वो किस लिए किया गया है? प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्यूरिंग ऑफ एनी डिजीज के लिए अगर वो काम किया गया है तो भी वो एक्सेप्शन के फॉल में आएगा। और चौथा एक्सेप्शन है अबेटमेंट। अगर किसी ऑफेंस की अबेटमेंट के लिए किया गया है तो भी वो सेक्शन 89 के पॉर्व्यू में नहीं आएगा। तो सिंपली इसको वापस समझते हैं कि एक गार्जियन, बाय द गार्जियन और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्जियन, कोई बच्चे या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लिए बेनिफिट में काम हो रहा है इन द गुड फेथ, और वो एक्ट करते समय कुछ हार्म हो जाता है, तो ना तो गार्जियन ना गार्जियन की कंसेंट से जो काम कर रहा है वो हेल्ड लायबल।
आइए अब बात करते हैं सेक्शन 90 की, जो बताता है कि क्या कंसेंट नहीं है। कंसेंट को डिफाइन नहीं किया गया, बट ऐसी सिचुएशंस बताई गई है जिसमें कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ऐसी टोटल 5 सिचुएशन सेक्शन 90 में दी गई है। पहली 2 सिचुएशन है इफ द पर्सन इज अंडर फियर और द पर्सन इज अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स। अगर ये 2 सिचुएशंस होती है और साथ में द पर्सन ऑब्टेनिंग द कंसेंट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दिस, सामने वाले आदमी को ये पता होता है कि वो कंसेंट अंडर द फियर है या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स है, तभी वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो व्यक्ति डर के मारे अपनी कंसेंट दे रहा है और सामने वाले व्यक्ति को पता है कि ये डर की वजह से अपनी कंसेंट दे रहा है, तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सेकेंडली, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स में दे रहा है, मतलब उसे पूरे फैक्ट्स नहीं मालूम और उस इन्फ्लुएंस के अंदर अगर वो अपनी कंसेंट दे रहा है तो भी उसे ये नहीं माना जाएगा। अब मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स अगर दोनों पार्टीज का है तो ये कंसेंट मानी जाएगी, और अगर एक ही पार्टी का है और सामने वाली पार्टी जो कंसेंट ऑब्टेन कर रही है उसका नहीं है, तो ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी। एक बहुत पुराना केस है विलियम्स का 1923 में। इसमें क्या होता है, एक म्यूजिक टीचर होता है जो एक 13 साल की लड़की को म्यूजिक सिखाता है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। उसको ये कहता है कि ये काम करने से आपकी म्यूजिक अच्छी होगी, आपकी वोकल कॉर्ड ज्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे वो लड़की इस बात का कंसेंट देती है क्योंकि उसे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स था। विलियम्स को लायबल ठहराया जाता है इस एक्ट के लिए क्योंकि यहाँ पे कंसेंट जो थी वो ड्यू टू मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स की थी। 3 और कैटेगरीज है, अगर जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है, इंटॉक्सिकेटेड है और 12 साल से कम उम्र का है, तो उसकी भी कंसेंट मान्य नहीं होगी। कब? जब वो आदमी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ही गिव्स द कंसेंट। उसे ये पता ही नहीं वो किस बारे में कंसेंट दे रहा है, उसके नेचर और कॉन्सिक्वेंस के बारे में पता ही नहीं, तब वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर ये 5 सिचुएशंस आती है तो कंसेंट मान्य नहीं होगी। सेक्शन जो हमने पहले पढ़े थे उनमें जहां जहां कंसेंट की रिक्वायरमेंट थी वो कंसेंट मान्य नहीं होगी। सेक्शन 91 एक्सक्लूजन की बात करता है। ये बहुत आसान सा सेक्शन है। ये कहता है कि सेक्शन 87, 88 और 89 में हम क्या करते हैं, हम किसी की कंसेंट ऑब्टेन करके गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए कोई ऐसा काम करते हैं, और अगर उस काम करने के दौरान अगर कोई हार्म हो जाता है तो वो जो करने वाला आदमी है वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 91 कहता है कि अगर कोई एक्ट वो जो ऑब्टेन करी है कंसेंट उसके अलावा कोई इंडिपेंडेंटली हार्म कर रहा है, या वो जो इंडिपेंडेंटली हार्म है वो अपने आप में एक ऑफेंस है, तो वो कवर नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है कॉजिंग मिसकैरेज। एक औरत अपने आप को कंसेंट देती है डॉक्टर को कि मेरा मिसकैरेज कर दीजिए, और अगर इसमें कोई हार्म होता है तो डॉक्टर विल नॉट बी लायबल। यहाँ तक ठीक है, पर कॉजिंग मिसकैरेज इज इटसेल्फ अ क्राइम, इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। तो मिसकैरेज करने के लिए उस डॉक्टर को सजा जरूर मिलेगी, वो पनिशेबल होगा। अगर उस दरमियान उस लेडी की डेथ हो जाती है, उसके लिए उस डॉक्टर को सजा नहीं मिलेगी क्योंकि कंसेंट ऑब्टेन की गई है। मिसकैरेज एक इंडिपेंडेंट हार्म था, वो अपने आप में एक ऑफेंस था, इसलिए उस डॉक्टर को मिसकैरेज करने के लिए सजा मिलेगी, डेथ के लिए नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 92 की। अब तक हमने जिन भी सेक्शंस को पढ़ा था जिसमें कंसेंट रिलेवेंट थी, उसमें कंसेंट ऑब्टेन की जाती है। खुद कंसेंट की वजह से अगर कोई काम हार्म होता है तो उसे उस आदमी को लायबल नहीं माना जाएगा। सेक्शन 92 एक स्टेप आगे है, इसमें कंसेंट नहीं होती, एक्ट डन विदाउट द कंसेंट। सेम केस सेक्शन 89 में भी था, जब एक चाइल्ड के लिए और अनसाउंड माइंड के लिए गार्जियन कंसेंट देता, पर यहाँ पे गार्जियन भी नहीं है, कोई एज बार भी नहीं है, इट अप्लाइज टू ऑल द पर्सन। इसके 3 एसेंशियल्स है। पहला, वो जो एक्ट है वो गुड फेथ में होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ द पर्सन होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उस आदमी की कंसेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक्ट ऐसा किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन इन गुड फेथ विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, अगर कुछ हार्म होता है तो उसके लिए भी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 92 वो पर्सन लायबल नहीं होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो सेम एज इट इज एक्सेप्शन सेक्शन 89 के है वही है।
इसलिए मैंने ये एक्सेप्शंस नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर आप 89 के याद करेंगे तो अपने आप सेक्शन 92 के एक्सेप्शंस भी याद हो जाएंगे, कॉजिंग डेथ, ग्रीवियस इंजरी, अबेटमेंट। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। यहाँ पे कंसेंट देने के लिए कोई आदमी है नहीं, ना उसका गार्जियन है, ना वो आदमी खुद है। ये एक सिचुएशन है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक आदमी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उस आदमी का कोई अता पता नहीं है, ना वो कुछ बोल पा रहा है, और ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो उस सिचुएशन में एक डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। सेक्शन 92 के अंदर वो कवर्ड होगा, क्योंकि डॉक्टर गुड फेथ में उस आदमी के बेनिफिट के लिए करता है, यहाँ कंसेंट नहीं थी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक टाइगर एक जेड व्यक्ति को, बच्चे को मुंह में दबा के ले जा रहा है, तो ए देखता है कि मैं उसे कैसे बचा सकता हूं, वो टाइगर को शूट करता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जेड को भी वो लग सकती है, पर ये जेड के बेनिफिट के लिए था, गुड फेथ में था। जेड यहाँ पे सिचुएशन में नहीं है कि कंसेंट दे सके। ए शूट करता है, जेड को कुछ खरोंच आती है, पर उस हार्म के लिए भी ए लायबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बिल्डिंग में आग लगी है, ए के पास जेड बच्चा है, वो गोदी में है, नीचे वो देखता है कि कुछ लोग खड़े हैं चादर लेके, जो कि जेड को कैच करने के लिए खड़े हैं। अब यहाँ पे आग से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, तो ए जेड को नीचे फेंक देता है। अगर कुछ हार्म होता है तो ए लायबल नहीं है। यहाँ पे ए ने जेड के बेनिफिट के लिए काम किया, गुड फेथ में काम किया, और यहाँ पे जेड चूंकि एक छोटा बच्चा था, कंसेंट देने के लिए लायक नहीं था। सेक्शन 93 बात करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। ये एक ऐसी सिचुएशन है, इसमें कोई व्यक्ति किसी को कम्युनिकेट करता है इन गुड फेथ उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, और अगर उस कम्युनिकेशन की वजह से कुछ हार्म हो जाता है तो जो कम्युनिकेट करने वाला व्यक्ति है वो लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए किसी किडनैपर द्वारा किडनैप हो जाता है, जेड को पता चलता है कि वो किडनैप हो गया है, वो ए की फैमिली को बताने जाता है, ए की मदर को, कि वो किडनैप हो चुका है, और उस नर्वस शॉक में उसकी मदर चक्कर खा के पड़ जाती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इस केस में ए लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन ए ने गुड फेथ में की थी और बेनिफिट ऑफ द फैमिली के की थी, ताकि उनकी फैमिली को पता चल जाए कि उनके बच्चे को किडनैप कर लिया। इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, गुड फेथ और बेनिफिट ऑफ द पर्सन टू whom it has been communicated। अगर आदमी को पता है कि इस वजह से कुछ नुकसान ही होना है और वो डेलिबरेटली इन बैड इंटेंशन वो कम्युनिकेशन करता है, तो वो सेक्शन 93 में फॉल नहीं करेगा। पर अगर वो गुड फेथ में करता है, बेनिफिट के लिए करता है, तब वो सेक्शन 93 में आएगा। एक पेशेंट एक सर्जन के पास जाता है कि मुझे ये बीमारी है, उसको पूरा डायग्नोस करने के बाद सर्जन ये कहता है कि ये बीमारी गंभीर है, ये बीमारी की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जी पाएंगे। वो आदमी इस नर्वस शॉक में मर जाता है। ये जो कम्युनिकेशन था सर्जन के द्वारा, ये बिल्कुल गुड फेथ में था, बेनिफिट ऑफ द पर्सन के था, ताकि वो अपना इलाज ढंग से करवा पाए, इसलिए डॉक्टर लायबल नहीं होगा।